हाँ जी, चीख चिल्ला के बोल रहे हैं ना कि आसान है, तो आपसे भी मैं यही बोलना चाहता हूं, जैसे तुमने थंबनेल देख लिया होगा कि शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स आप जानने आए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। आपका एग्जाम आने वाला है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को टैकल कर सकते हैं, भले ही आपने उन्हें पहली बार ना देखा हो, तो मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप सभी लोग जुड़ चुके हैं अड्डा 24/7 के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको सीयूईटी की बहुत ही बढ़िया तैयारी कराई जाती है, आपको एक एक अपडेट से वाकिफ कराया जाता है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम क्या जानने आए कि भैया इडियम्स एंड फ्रेजेस की कौन सी वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा और इसी वीडियो में, इसी छोटे से वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, खास करके सीयूईटी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हें मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और बिना किसी प्रायर नॉलेज के मैं आपके सामने उन्हें सॉल्व करूंगा और 99% एक्यूरेसी के साथ उन पर पहुंचूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने देख लिया होगा आसान है काफी ज्यादा हो चुका है, तो अब जरा कैसे आसान है उस पर बात कर लेते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके सामने जब एक क्वेश्चन आता है तो आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता है, आपके सामने एक क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शंस भी आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो सिंगल डे एग्जाम है या फिर वो एंट्रेंस एग्जाम टाइप है जैसे सीयूटी हो गया, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर आपके सामने कोई ईडीएम आया है तो उसके कई सारे ऑप्शंस में से बेटा 99% टाइम, काफी बार ऐसा होता है कि उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से कभी एक या कभी 2 बिल्कुल बकवास ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिन्हें आप देख करके ही क्या कर सकते हैं बेटा, जिन्हें आप देख करके ही एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अभी आपको क्वेश्चंस के जरिए दिखाऊंगा। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, जो भी आपको ईडीएम दिया गया है आपको उसका भैया एक्चुअल मीनिंग निकालना रहेगा। एक्चुअल मीन कैसे निकलता है? मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है अ वाइल्ड गूज चेज, मान लीजिए लिखा हुआ है अ वाइल्ड गूज चेज, तो इससे तुमको पता चला वाइल्ड यानी कि जंगली, गूज यानी कि एक भैया पंछी होता है, चेज का मतलब उसके पीछे पीछे दौड़ना, उसको पीछा करने की कोशिश करना। अब किसी जंगली चीज का पीछा करने से तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे तुमको ये पता चला कि भैया कोई फालतू की चीज है, तो आपको उस लिटरल मीनिंग के हिसाब से ही, उस एक्चुअल मीनिंग के हिसाब से ही अपने आंसर की तरफ बढ़ना है। हालांकि ये जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा बेटा, ये 99% यानी कि 100% बेटा आपको सही आंसर तक नहीं ले जाएंगे। यहीं पर आपको मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो आप किसी ट्रिक या टिप से नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर इस पूरी दुनिया में या किसी भी डिक्शनरी में अगर 1000, 1500, 2000, 10,000 अगर इडियम्स या फ्रेजेस हैं, उन सभी को आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते। चलिए पूरे अपनी प्रोडक्टिविटी का, पूरे अपने कॉमन सेंस का, एलिमिनेशन मेथड का, ट्रिपल ओ मेथड का, सबका यूज करते हुए हम लोग कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को टैकल करेंगे आपको सिखाता हूं। आइए, आपके सामने क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल आप देख लो। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 आपको एक तरफ भैया दे रखे हैं फ्रेजल वर्ब से मिलके, क्या है फ्रेजल वर्ब दे रखे हैं 4 और उनके 4 मीनिंग दे रखे हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक या 2 भी आते होंगे और नहीं भी आते होंगे तो भी आप कर ले जाओ। जरा देखते हैं स्टैंड अप फॉर। हम लोग बोलते हैं यार तुम मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेते, याद है ना, बोलते हैं ना लोग यार तुम मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेते। तुम इससे क्या रिलेट कर पा रहे हो कि यार मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता मतलब मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। तो स्टैंड अप फॉर का मतलब क्या हो जाएगा भैया? सपोर्ट करना। हो सकता है आपको ना आता हो सकता है आप दूसरे को रिलेट कर पाओ। स्ट्रक ऑफ, हम लोग स्कूल में क्या करते थे, कोई चीज गलत हो जाती तो उसको ऐसे स्ट्रक ऑफ, स्ट्राइक आउट ऑफ कर देते थे, यानी कि काट देते थे। काटने का मतलब उसको इस पूरी लाइन से रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो आप बोल पाओगे बी का पहला। अब मान लेते हैं हमें ए का तीसरा ही पता था, केवल एक ही पता है ए का तीसरा। ए का तीसरा कहां पर आया जरा देखो, ए का तीसरा यहां नहीं आया, ए का तीसरा यहां नहीं आया, ए का तीसरा यहां आया, यहां नहीं आया। तो ऐसे आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और आप इन चारों में से सिर्फ एक का आंसर जानते थे और वो भी आप जानते नहीं थे, आपका कुछ प्रायर नॉलेज था, कुछ आपने अपना कॉमन सेंस यूज किया और आपने उसके माध्यम से आंसर दे दिया। टेल अगेंस्ट, उसको भी अगर सोचो, एक है टेल अगेंस्ट और एक है टर्न अगेंस्ट। अभी मैं ऐसे खड़ा था, ठीक है, और एकदम से वो टर्न अगेंस्ट हो गया, यानी कि अब मैं भाई साहब तुम्हारा शत्रु हो चुका हूं, अब तो हम लोग लड़ेंगे। टर्न अगेंस्ट है, अब तो मारूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, तो दैट इज टर्न अगेंस्ट, यानी कि बिकम होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? किसी लड़ाई करने लग जाना। टर्न अगेंस्ट ये हो गया। और टेल अगेंस्ट का मतलब क्या भैया? किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, यानी कि तुम्हें उसकी गवाही देनी तो तुमने उल्टा जाके उसके खिलाफ गवाही दे दी, यानी कि तुम क्या हो गए भैया? प्रूव अनफेवरेबल। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर पाएंगे भैया? सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। अभी रुकिए, कम से कम 2-3 क्वेश्चंस पर देखिए, क्योंकि हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यहां पर ईडीएम दिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या पता नहीं पता हो आपको, डिग वंस ओन ग्रेव। डिग का मतलब खोदना होता है, ओन ग्रेव बोलते नहीं भैया, अरे यार अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो तुम, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, खुद ही के लिए गिर जाते हैं। डिग वंस ओन ग्रेव, हिंदी में ऐसी कोई कहावत सुनी है ना, मुहावरा सुना हुआ है कि भैया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हाँ यार सुना तो है, इसका कोई मतलब देखते हैं। डू समथिंग दैट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, टू बी अंडर अटैक, हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाँ यार ये समझ में आ रहा है, डिग वंस ओन ग्रेव यानी कि कुछ ऐसा करना जिसके एक ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि तुम गड्ढा तो खोद रहे हो लेकिन अपने ही ग्रेव के लिए, अपने ही मरने के लिए गड्ढा खोद रहे हो, तो भैया मर जाओगे। जैसे गड्ढा खोदना खत्म होगा तुम खुद ही उसमें गिर पड़ोगे। तो ये हो गया भैया कुछ ऐसा काम करना जो आपके लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के आएगा। तो आपने इसको बोल दिया बी का पहला। बी का पहला कहां पर दिख रहा है? यहां पर नहीं दिख रहा, यहां पर नहीं दिख रहा,
यहां पर नहीं दिख रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा अपने आप सही हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं आता था, ब्लू मून बेटा सभी को आता है, बोलते ना मियां ईद का चांद हो गया जब से शादी हुई है, जब से शादी हुई है तब से निकलते नहीं घर के बाहर। होता है भैया, शादी करता है ना नया नया जोड़ा, तो 6-7 महीने उसको घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, पहले वो तृप्त हो लेता है, समझ रहे हो, उसके बाद वो घर से निकलता है, पहले उसको घर में खाना है, घर में पीना है, घर के साथ लोगों के साथ रहना है, ठीक है, बात समझे। तो ब्लू मून का मतलब क्या होगा, ईद के चांद होना। ईद का चांद यानी कि भैया बहुत मुश्किलात से दिखता है, रेयरली कोई चीज दिखती है, तो रेयरली कोई है क्या, और रेयर इवेंट और अकरेंस, तो ब्लू मून का चौथा हो जाता। अंडर सीज का मतलब अंडर अटैक होता है, ये तो मैं सिखाने लग गया, सिखाने का मतलब नहीं, सिखाने के लिए तो इडियम्स की वीडियो आपको कल मिल ही जाएगी, या फिर आप इसी चैनल पर देखोगे आपको फॉर श्योर मिलेगी। पर आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि आपने भैया देखा डिग वंस ओन ग्रेव, यानी कि भैया आपने उसका एक्चुअल मीनिंग निकाला, जो उसकी मीनिंग निकल रहा है वो निकाला और वैसे आपने कर लिया। ब्लू मून का भी अगर निकालो तो कितनी बार तुम्हें भैया नीला चांद देखने को मिलता है, बहुत कम बार, जब कोई अच्छा खासा तरीके से भैया चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण पड़ रहा हो तब जाकर तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये तुमने देखा। अब आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन आया। अभी तक क्या था भैया, आपके पास 4 ऑप्शंस थे, उनमें से आप क्या क्या यूज कर सकते थे, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे थे। देखो यार, आप एलिमिनेट कर रहे थे, आप एक्चुअल सेंस निकाल रहे थे, ठीक है ना, आप एक्चुअल सेंस निकाल रहे थे, आप एलिमिनेट कर रहे थे और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन की प्रायोरिटी सेट कर रहे थे। अब जरा ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसमें आपका प्रायर नॉलेज काम नहीं आ रहा है, और यहां पर भैया आप एलिमिनेट तो करेंगे लेकिन कैसे, देखते हैं। अ वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड यानी कि भैया कोई चीज जो बहुत ज्यादा जंगली, गूस यानी कि एक पक्षी होता है, उसके पीछे लगे हो। टू स्पीक हार्शली, क्या बात करने से रिलेटेड यार, वाइल्ड गूस चेज का मतलब मैंने किसी से हार्शली बोल दिया, बदतमीजी से के साथ बोल दिया। अ वायलेंट चेज ऑफ क्रिमिनल्स, अ हंट वाइल्ड लाइफ, फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज। अब आपको इसमें कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर आप जरा सा सोचोगे, कभी कभी अपना दिमाग लगाना पड़ता है, आप लोग इसको गलत भी कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सभी बच्चे सही करेंगे, डिपेंड करता है कौन किस माइंडसेट से सोचना शुरू करता है, ठीक है। अ वाइल्ड गूस चेज, ये लगातार वाइल्ड शब्द आप लोग क्या पता देखो कि हाँ यहां पर वाइल्ड दिया है, यहां पर वाइल्ड वायलेंट दिया हुआ है, यहां पर देखो हंट दिया हुआ है, यहां पर देखो स्पीक हार्शली दिया हुआ है, तो तुम जरा देखो वाइल्ड के तीनों जगह तुम्हें सिनोनिम टाइप के दिखेंगे, एक हंट दिख गया, वायलेंट दिख गया, हार्शली दिख गया। तो आप जब कोई कॉमन चीज देख लो 3-4 जगह, तो वो अपने आप ही हट जाएगा। यहां पर आपका हैशटैग ओ लग गया, इसको बोलते हैं बेटा ऑड वन आउट मेथड, और आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज फुलिश और यूजलेस एंटरप्राइज, एक ऐसा काम करना इसको कोई मतलब नहीं, अब तुम एक फालतू के बच्चे के पीछे दौड़ रहे हो, क्या है भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और कुछ नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट ये कर लिया। अगला, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, इसका जरा लिटरल मीनिंग सोचो, आंख बंद करो और सोचो तुम्हारी जो जेब है उसमें तुमने आग लगा करके उसमें एक छेद कर दिया है। अगर उसमें तुमने छेद कर दिया है तो अब तुम देख पा रहे हो अपनी जेब को, मैं भी देख रहा हूं अपना आंख बंद करके, तुम भी बस मेरी बात सुनो और देखो, तो भैया उससे पैसे जल्दी जल्दी निकलेंगे, जब भी तुम उसमें पैसा रखोगे जल्दी जल्दी निकलेगा, यानी कि तुम पैसा जल्दी जल्दी खर्च रहे हो, जल्दी जल्दी तुम्हारी जेब से पैसा खाली हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका सही मीनिंग। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टील फ्रॉम समवन्स पॉकेट, नहीं भैया टू स्टील तो नहीं होगा। टू डिस्ट्रॉय समवन एल्सेस बिलोंगिंग्स, नहीं, डिस्ट्रॉय करने की बात ही नहीं, इतना वायलेंट बात नहीं कर रहा। टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से पैसे को खर्च करके उड़ा देना। नेक्स्ट अगला बोल रहा है भैया he was at sea when he began in his new job। अब जरा सोच के देखो, अगर तुम बीचम बीच समुद्र के हो, तुम सो रहे थे समुद्र में, क्या होगा, या तो तुम डरोगे या तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटा जाहिर सी बात है हैप्पी नहीं होगे, जाहिर सी बात तुम्हें बड़ा ये नहीं लगे कि तुम कोई विजेता होगा बीच में। अब तुम्हें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं बेटा, एक सैड और एक पजल्ड। इसका सही आंसर होता है बेटा पजल्ड, लेकिन तब भी यहां पर 50% चांसेस है कि आप सही आंसर दे दो और 50% चांसेस कि आप गलत आंसर दे दो, क्योंकि एक ऐसा है जिसमें 50-50 का चांस बनेगा। आपको भैया अमिताभ बच्चन के द्वारा एक ऑप्शन दिया जाए कि भैया 50-50 हो गया है, लेकिन बाकी आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा बेटा जिसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अ क्लैरियन कॉल, तुम्हें ना क्लैरियन का मतलब पता है, तुम्हें कॉल का मतलब पता है बुलाने, करके देख लो। अ ट्रम्पेट कॉल, इंटिमिडेटिंग वॉइस, अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, एन अर्जेंट ऑर्डर, इसमें तुम्हें कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तुम्हें ना कोई खराब लग रहा है ना कोई अच्छा लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, और ऐसे क्वेश्चन को हमको छोड़ देना होता है, नहीं करना होता है। मैं अगर आपको ट्रिक्स बता रहा हूं ना, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कहां पर अप्लाई नहीं करना है, जहां पर आप कुछ नहीं रिलेट कर पा रहे हो, बिल्कुल अंधाधुंध है मामला, तो वहां पर आपको नहीं करना, तो आप एलिमिनेट कर पा रहे हो किसी चीज को। हालांकि इसका सही आंसर, मैं तो पढ़ाता हूं मुझे तो पता ही होगा भैया, इसका आंसर होगा अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को लीव कर देना, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन करने और 10 आपको छोड़ने का भी मौका मिल रहा है, तो 10 क्वेश्चन में से कोई ऐसे क्वेश्चन जरूर छोड़ दो जो आपसे नहीं हो रहा है, निगेटिव मार्किंग चक्कर में मत जाओगे, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई वुड लाइक कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट में मैं उन सभी चीजों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं जिसके माध्यम से आपके मार्क्स एनहांस हो जाए, आपका डर कम हो जाए और आप अपने एग्जाम में ज्यादा फोकस के साथ परफॉर्म कर पाए। मिलता हूं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।